तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है 2019 में आया हुआ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को डिस्कस करना। FET एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करता है? एक्सीलेंट वोल्टेज गेन, हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो पावर कंजम्पशन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो FET एम्पलीफायर में एक्सीलेंट वोल्टेज गेन भी होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस भी होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज यूज्ड इन, ट्यून्ड एम्पलीफायर कौन से एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है? लो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी या नन ऑफ द अबव। जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है आपका जनरली रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A common source amplifier is similar in configuration to which BJT amplifier? कॉमन सोर्स एम्पलीफायर किस कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर होता है? तो देखिए जब बीजेटी हम पढ़ते हैं तो 3 टर्मिनल्स होते हैं इसमें, इमीटर, बेस, कलेक्टर। और एफईटी में भी 3 टर्मिनल्स होता है, सोर्स, ड्रेन और आपका गेट। तो इमीटर के एनालॉगस या इमीटर के सिमिलर जो होता है वो आपका सोर्स होता है। तो यहाँ लिखा है कॉमन सोर्स इज सिमिलर टू विच कॉन्फ़िगरेशन? तो कॉमन इमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द वोल्टेज गेन ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर इज। तो इसमें वोल्टेज गेन पूछा है ट्यून्ड एम्पलीफायर का कैसा होता है? इज डैश एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए है मिनिमम, मैक्स, ऑप्शन बी मैक्सिमम, सी हाफ वेव बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम या डी जीरो। तो जो वोल्टेज गेन होता है ट्यून एम्पलीफायर का वो मैक्सिमम होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, आप वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जब रिस्पॉन्स देखेंगे, इट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जो गेन है एम्पलीफायर का विथआउट फीडबैक 100 dB है। इफ निगेटिव फीडबैक 3 dB का अप्लाई किया जा रहा है तो गेन कितना होगा? तो अगर ओपन लूप गेन दे रखा है आपका, क्योंकि विथआउट फीडबैक है, वो 100 dB का है, नेगेटिव फीडबैक 3 dB का अप्लाई किया जा रहा है, तो पूछ रहा है नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने के बाद गेन कितने का हो रहा है? तो क्लोज लूप गेन कितना होगा? 97 dB का, 3 dB कम हो जाएगा उससे। नाइन्टी सेवन dB, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा इस गेन में। तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बी, ऑप्शन ए है 5, बी 300, सी 103 या डी 97। नेगेटिव फीडबैक की वजह से गेन डिक्रीज हो जाएगा। When a negative voltage feedback is applied to an amplifier, its bandwidth is। तो जब भी नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं हम, तो बैंडविड्थ पर क्या असर पड़ता है? तो जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज कर जाती है। ये देखिए FLF, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक का फॉर्मूला होता है FL अपॉन 1 प्लस ए बीटा। हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विथ फीडबैक का फॉर्मूला होता है FH इंटू 1 प्लस ए बीटा। तो देखिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी डिक्रीज कर गई, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज कर गई, तो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पावर एम्पलीफायर हैज कंपैरेटिवली डैश बीटा। तो पावर एम्पलीफायर का कैसा बीटा होता है? ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी लार्ज, ऑप्शन आपका सी है वेरी लार्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो बेस होता है पावर एम्पलीफायर का उसको थिकर बनाया जाता है कि लार्ज करंट वो हैंडल कर सके। तो पावर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर विथ कंपैरेटिवली स्मॉलर बीटा यूज़ किए जाते हैं। तो पूछा है पावर एम्पलीफायर हैज डैश बीटा, तो स्मॉलर बीटा यूज़ किए जाते हैं।
इसकी जो रेंज होती है बीटा की टिपिकली वो 20 से 50 के बीच होती है। 20 से 50 के बीच होती है बीटा की रेंज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 20 से 50, जबकि नॉर्मल वोल्टेज एम्पलीफायर में वो 100 से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी ऑफ क्लास बी ऑपरेशन इज। मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी कितनी होती है क्लास बी ऑपरेशन की? तो जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो 78.5% की होती है। ये मैक्सिमम इफिशियंसी होती है, पर आप ऑप्शंस देखेंगे कि ए है 50, बी है 90, सी है 15 तो और डी है 5%। तो ये तो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है जब हम आइडियल कंडीशंस पे यूज़ करते हैं, लेकिन उससे कम ही होगी क्योंकि ये तो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हालांकि आंसर तो 78.5% होना चाहिए था, बट ऑप्शंस में नहीं है। तो ऑप्शंस में जो इसके क्लोजेस्ट है वो आप लगा दीजिए। 90 नहीं हो सकती क्योंकि 90 तो काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम होती है 78.5%, तो 90 तो हो नहीं सकती, उससे कम विच इज़ 50। तो जो करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए 50। हालांकि 78.5% ही मैक्सिमम होती है और यही आंसर ही होना चाहिए, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें आंसर टिक किया गया है। ए फीडबैक सर्किट यूजली एम्प्लॉयज। तो फीडबैक जर्नली हम लोग निगेटिव ही यूज़ करते हैं, और जब निगेटिव यूज़ करते हैं तो रेजिस्टिव नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जब भी हम फीडबैक यूज़ करते हैं तो जनरली निगेटिव फीडबैक का यूज़ होता है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक के काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं। इसलिए जो जनरली फीडबैक हम अप्लाई करते हैं वो निगेटिव ही होता है, और निगेटिव फीडबैक में जो फीडबैक नेटवर्क है उससे 0 डिग्री का फेज शिफ्ट ऑब्टेन करना होता है, इसीलिए जो कंपोनेंट यूज होता है फीडबैक में वो रेजिस्टिव होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स क्या करता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, डिस्टॉर्शन नॉइस लेवल डिक्रीज करता है, इनपुट एंड इम्पीडेंस एंड इंक्रीजेस इनपुट इम्पीडेंस एंड डिक्रीजेस आउटपुट इम्पीडेंस, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, डिस्टॉर्शन को भी डिक्रीज करता है, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीजेस इनपुट इम्पीडेंस एंड डिक्रीजेस आउटपुट इम्पीडेंस। ये डिपेंड करता है फीडबैक हम कौन सा टाइप का फीडबैक यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट ए और बी सही है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजेस हैज। ऑप्शन ए नो स्टेबल स्टेट, बी 1, सी 2, या डी नन ऑफ द अबव। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में ना, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो सिंगल मतलब एक, तो एक स्टेबल स्टेट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हालांकि मल्टी वाइब्रेटर हमें अभी क्लास में पढ़ना है, वो कवर नहीं किया है, बट क्योंकि सॉल्यूशंस में दे रहे हैं तो कंप्लीट बता दे रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्वीप रेट इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन ए कैपेसिटर, ऑप्शन बी रेजिस्टर, ऑप्शन सी डायोड, या ऑप्शन डी इंडक्टर। तो जो 12th का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैपेसिटर। डैश मल्टी वाइब्रेटर इज ए स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। तो ऑप्शन ए मोनोस्टेबल, ऑप्शन बी ए स्टेबल, ऑप्शन सी बाई स्टेबल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए स्टेबल। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव जनरेटर ऑसिलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, आउटपुट ऑफ ए स्वीप एंड टाइम बेस्ड जनरेटर विल बी। स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट क्या होता है? सॉ टूथ, साइनोसॉइडल, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। तो जो आउटपुट होता है स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर का वो होता है सॉ टूथ वेवफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए FET small signal amplifier, one could go about troubleshooting a circuit by viewing the circuit board for poor solder joints, using a DC meter, applying a test AC signal, या D all of the above। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा D all of the above।
An emitter follower circuit is widely used in electrical instrument because its voltage gain is very high, its voltage gain is less than 1, input impedance is high, output impedance low, या it implies no bypass capacitor. तो emitter follower जो होता है वो उस किस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं? आपकी कॉमन कलेक्टर को, कॉमन कलेक्टर। और ये वाइडली यूज्ड इसलिए होता है क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस इसका हाई होता है, आउटपुट लो होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीटर फॉलोअर कहते हैं आपके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को, और ये वाइडली यूज्ड इसलिए होता है क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस डैश ऑसिलेशंस। कैसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं? तो जनरली जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है वो अनडैम्प्ड ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका डैम्प्ड है, बी अनडैम्प्ड, सी मॉड्यूलेटेड, या डी नन ऑफ दिस। तो अनडैम्प्ड। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कब होती है? जब mod ऑफ ए बीटा शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1। कहीं कहीं इक्वालिटी भी यूज करते हैं, बट जनरली ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 यूज करते हैं प्रैक्टिकल सर्किट्स में। तो ऑसिलेटर कैसे ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है? जनरली जो हम यूज करते हैं उसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए यूज करते हैं। डैम्प्ड कब होती है ऑसिलेशन? जब मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन, ये मॉड ऑफ ए बीटा को लूप गेन कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन इज लेस देन 1, तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब ऑसिलेशंस आपकी डाई आउट हो जाती हैं, जबकि अनडैम्प्ड मतलब कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है। तो जनरली हम इस केस में यूज करते हैं ऑसिलेटर्स को टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ऑसिलेटर्स एम्प्लॉयज डैश फीडबैक। तो ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, या ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट। तो जो आपका ऑसिलेटर है उसमें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हार्टले ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन। हार्टले ऑसिलेटर कॉमनली कहाँ यूज होता है? रेडियो रिसीवर, रेडियो ट्रांसमीटर, टीवी रिसीवर, या नन ऑफ द अबव। तो जो हार्टले ऑसिलेटर है वो कॉमनली यूज होता है आपका रेडियो रिसीवर्स में। एलसी ऑसिलेटर होता है हार्टले ऑसिलेटर, और ये रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी पे भी यूज होता है। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए इमीटर फॉलोअर इज। तो आउटपुट इम्पीडेंस इमीटर फॉलोअर का पूछा है, तो इमीटर फॉलोअर यानी कि आपकी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी की कॉमन कलेक्टर, और कॉमन कलेक्टर का ऑल जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आते हैं इनके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो एन एम्पलीफायर हैज ए गेन विथआउट फीडबैक दे रखा है, और गेन विथ फीडबैक दे रखा है। तो ऑब्वियस बात है विथआउट फीडबैक गेन ज़्यादा होगा, विथ फीडबैक गेन कम होगा। तो विथआउट फीडबैक ओपन लूप गेन होता है, उसको डिटरमाइन कर सेट करते हैं 8 इंटू 10⁴, और क्लोज लूप गेन दे रखा है आपका 2 इंटू 10⁴। तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक पूछा है और फीडबैक फैक्टर की वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक होता है 20 log बेस 10 1/1 प्लस ए बीटा, और वैल्यू ऑफ फीडबैक फैक्टर मतलब बीटा की वैल्यू। सो ACL इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्लोज लूप गेन कितना है आपका? 2 इंटू 10⁴। ए आपका कितना है? 8 इंटू 10⁴, 1 प्लस ए बीटा। तो 1 प्लस ए बीटा कितना आ गया? 4, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फीडबैक आप यहीं से निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ फीडबैक विच इज 20 log बेस 10
1/1 + a बीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस बाहर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा 2240 log बेस 10 को आप सॉल्व करो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -12.04 dB। और दूसरा क्या पूछा था अमाउंट ऑफ फीडबैक के बाद, फीडबैक फैक्टर की वैल्यू वो कैसे निकलेगी। 1 + a बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4, यहाँ -1 करिए 3, बीटा इक्वल्स टू 3/a, a की वैल्यू आपकी 8 × 10⁴ विच इज 3/8 × 10⁻⁻⁴। तो क्या हो गया आपका 0.375 × 10⁻⁻⁴। तो ये दो आंसर आपके आ गए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्या पूछा है। ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हैज, मतलब एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर मतलब आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2πRC√6। तो आप वैल्यू बैठाओ 1/2π3.14, आर की वैल्यू 220 किलो ओम तो 10⁻³ कैपेसिटर की वैल्यू 500 पिको फराड है तो 10⁻⁻⁹ इंटू √6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 590.67 हर्ट्स। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। क्वेश्चन 7 क्या है कि क्लास सी पावर एम्पलीफायर है दैट हैज़ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पावर दे रखा है 11 मिलीवोल्ट का, इनपुट पावर दे रखा है 50 माइक्रोवाट का, पावर गेन पूछा है। पावर गेन होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट जो है आपका कितना होगा 11 मिलीवाट, पावर इनपुट आपका 50 माइक्रोवाट, सॉल्व करो आप तो 11 × 10⁻1000, ये ऊपर गया तो 10⁻³ हुआ बाई 50 20 तो 220। अब पावर गेन है, हो सकता है ये लॉग में पूछा हो वैल्यू आपसे, अगर लॉग में पूछते तो 10 log बेस 10 220 विच इज 23.42 dB। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द आउटपुट पावर इफ आउटपुट वोल्टेज इज 50 पीक टू पीक। अच्छा इससे पहले क्योंकि ये पावर गेन था इसलिए 10 log बेस 10 लिया गया है, अगर वोल्टेज गेन और करंट गेन पूछता तो 20 log बेस 10 लेते हैं। इफ द आउटपुट पावर व्हाट इज द आउटपुट पावर इफ द आउटपुट वोल्टेज इज 50 पीक टू पीक, तो ये पूछा है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आउटपुट पावर पूछा है विच इज वी आउटपुट का स्क्वायर अपॉन आर आउटपुट।
वी आउटपुट दे रखा है 50 वी पीक टू पीक विच इज 2500 अपॉन आर आउटपुट इज 10 इंटू 10⁻3। देखिए क्योंकि आप जो आउटपुट निकालेंगे आर आउटपुट, तो आउटपुट रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, ठीक है ना। इसके अक्रॉस पूछा है व्हाट इज द आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज दे रखा है। पावर क्या होता है, वोल्टेज वी आउटपुट स्क्वायर अपॉन आर आउटपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। तो अगर आप इसको सॉल्व करो 0.25 वॉट आएगा। ये क्वेश्चन 7 का। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर कर दिए गए हैं इस वीडियो लेक्चर में। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसके नोट्स ग्रुप पे डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।